आज ऋषिकेश पंचांग के पेज क्रमांक 6 पे प्रारंभ करेंगे। 5 पेज तक हो चुका है। 6वें पृष्ठ पर आपको विवाह संबंधित जानकारी दी गई है। विवाह बनाने समय वर कन्या के गुण मिलान की टेबल दी गई है, अवकड़ा चक्र दिया गया है और पृथक पृथक गुण मिलाने के लिए अलग अलग गुणों के चार्ट भी दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस अवकड़ा चक्र को देख लीजिए। ठीक है, जैसे अन्य पंचांगों में गोल वाला अवकड़ा चक्र बना रहता है, इसमें एक लंबाई वाला अवकड़ा चक्र है जिसमें 27 नक्षत्रों के सभी 108 चरण और किस नक्षत्र की क्या राशि है, गण है, वस्य है, योनि है, राशि स्वामी कौन है, नाड़ी आदि संपूर्ण ये सब 8 चीजें अवकड़ा चक्र में आती हैं। क्या वर्ण, किस नक्षत्र का या राशि का वर्ण क्या है। यहाँ वर्ण राशियों का दिया गया, नक्षत्रों का नहीं। वर्ण के बाद वस्य, ये किसका दिया गया, ये भी राशियों का दिया गया है। तारा ज्ञान करना पड़ेगा। नक्षत्रों के अनुसार योनि विवरण है, राशियों के अनुसार ग्रह राशि स्वामी। ठीक है, धुंधला दिख रहा है। अच्छा, अभी भी धुंधला है। अब थोड़ा क्लियर है। ठीक है, राशि स्वामी के बाद गण विचार, गण नक्षत्रों के आधार पर दिए गए हैं, और भकूट जिसको कहते हैं राशि कूट, और फिर नक्षत्रों की नाड़ी। ये 8 चीजें हमें अवकड़ा चक्र के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी वणी कृतिका रोहिणी 27 नक्षत्रों के नाम और किस नक्षत्र में कौन से चरण पड़ते हैं। चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो हरणी अ ई उ ए कृतिका। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों में जो जो चरण पड़ते हैं, यहाँ से हम वर कन्या के नाम का मिलान कर लेते हैं। ठीक है, नक्षत्र के नीचे राशियां दी गई हैं कि किस नक्षत्र में कौन सी राशि पड़ती है। जैसे अश्विनी भरणी दोनों नक्षत्र मेष में आते हैं, परंतु कृतिका का एक यानी अक्षर है, यानी कृतिका का प्रथम चरण मेष राशि में चला जाएगा और कृतिका के बाकी जो बचे 3 हैं वो वृष राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से ये राशि का कॉलम समझ लेना है। ऐसे ही अब राशियों का वर्ण है, तो मेष राशि क्षत्रिय वर्ण है, तो इसलिए अश्विनी भरणी और क्षत्रिय एक लिखा। इसका मतलब यह है कि कृतिका नक्षत्र का पहला चरण क्षत्रिय वर्ण में चला जाएगा, क्योंकि उसकी राशि मेष होगी। वस्य ये भी राशियों के अनुसार है, तो मेष और वृष ये दोनों ही चतुष्पद हैं, तो जहाँ तक वृष राशि है वहाँ तक चतुष्पद है। फिर मानव को नर भी कह देते हैं, द्विपद भी कह देते हैं। ठीक, और इसके बाद योनि, किस नक्षत्र की क्या योनि है, तो अश्विनी की अश्व योनि है। यहाँ पर एक कॉलम हमको बढ़ा करके दिया गया है कि योनि वैर, कि अश्व योनि वाले का महेश योनि वाले से वैर रहता है, उसके शून्य गुण मिलते हैं, तो इसलिए योनि वैर में विवाह भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो किस योनि का किससे वैर है, या तो यहाँ पर योनि गुण का एक चार्ट होगा, ये दिया है योनि गुण चार्ट। जहाँ जहाँ इसमें शून्य आ रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ वैर माना जाएगा। ठीक है, उसी को उन्होंने एक अलग से कॉलम बना के लिख दिया है कि किस योनि का किस योनि से महावैर होता है। राशि, किस राशि का स्वामी कौन है, ये आपको ज्ञात ही है।
गण किस नक्षत्र का क्या गण है ये आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और किस नक्षत्र की क्या नाड़ी है। ये 8 चीज़ें, इसमें क्या रह गया, तारा रह गया, और तो सब आपको प्राप्त हो गया। 7 चीज़ें आपको इस अवकड़ा चक्र से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, अब इस अवकहड़ा चक्र से नाम का चुनाव करके फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये बगल में क्या दिया है, नक्षत्र मेलापक चक्र। नक्षत्र मेलापक, जब वर कन्या की शादी होती है तो 3 प्रकार के मेलापक किए जाते हैं। नक्षत्र मेलापक, नक्षत्र मेलापक क्या कहलाता है, गुण मिलान। जो हम ये जो गुण मिलान कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, नक्षत्र मेलापक। एक होता है ग्रह मेलापक। ग्रह मेलापक को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में मंगली का विचार करना, उसको क्या कहते हैं, ग्रह मेलापक। तीसरा होता है भाव मेलापक। ये 3 प्रकार के मेलापक जब हमारे शुद्ध होते हैं तो फिर उस विवाह में संभावना ज्यादा होती है कि वो ज्यादा अच्छा होगा। नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक, भाव मेलापक। तो यहां से पहले तो हमको क्या लेना है, नक्षत्रों के चरण, और फिर इस सारणी से मिला लेना है हमको गुण। ठीक है, सारणी से क्या मिलाए जाएंगे, गुण मिलाए जाएंगे। मान लीजिए कि लड़के का नाम है विनोद, और लड़की का नाम है पिंकी। ठीक है, तो कितने गुण मिलेंगे, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि विनोद का राशि और नक्षत्र क्या है। तो यहां से आप देखेंगे ओबा बीबू रोहिणी, विनोद का क्या है, रोहिणी का तीसरा चरण है। रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण है, और पिंकी का टेटो पपी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का चौथा चरण है। ये हमने यहां से, इसकी राशि क्या हो गई, वृष, और इसकी राशि क्या हो गई, कन्या। अब इसके आधार पर हमें मिलाना है। तो ये जो पट्टी होती है ना, ये वर के नक्षत्रों की होती, ऐसे कह रहे हैं ना, पार्श्व में कन्या के नक्षत्र हैं। इस प्रकार जो बगल में दिए गए हैं वो क्या है, कन्या के नक्षत्र हैं, और ऊपर के नक्षत्र हैं वो वर के हैं। दोनों नक्षत्रों का मिलान जहाँ पे हो जाए, दोनों का मिलान, वही उसकी गुण संख्या माना जाएगा। तो विनोद यानी रोहिणी 3, तो ऊपर में हमको देखना है अश्विनी, भरणी, कृतिका 1, कृतिका 3, फिर रोहिणी। ठीक है, तो रोहिणी नक्षत्र में नीचे चलते आएंगे, कहाँ तक आना है हमको, उत्तरा फाल्गुनी चौथा चरण, रोहिणी और उत्तरा फाल्गुनी कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। कितने गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए। इस प्रकार से अवकड़ा चक्र का सहयोग लेकर के इस सारणी के द्वारा हम गुण मिलान करते हैं। सबसे पहले तो यही होता है विवाह में, कोई भी कन्या का पिता कन्या वर का नाम बता करके आपको पूछेगा कि कितने गुण मिलते हैं, तो इसी प्रकार से आपको गुण मिलाने हैं। यहाँ से आपको नक्षत्र राशि ले लेना है और इस चक्र में आकर के आप मिला लें। ठीक है, विनोद और पिंकी के कितने गुण मिले हैं, 25। अब ये 25 गुण कैसे कैसे मिले, एक ही पेज में चार्ट दिया गया है। अन्य पंचांगों में 2 पेज का चार्ट, किसी में 4 पेज के चार्ट भी आते हैं गुण मिलान वाले, तो उसमें हमें ये सुविधा हो जाती है कि यहाँ गुण तो 25 मिले, परंतु 36 गुण में से वो 11 गुण कहाँ चले गए, वो 11 गुण क्यों कम हो गए, कौन सा दोष लगा, किस दोष की वजह से ये गुण कम हो गए, वो सब जानकारी आपको इस चार्ट में प्राप्त नहीं हो पाएगी। वो जानकारी आपको करनी है तो आपको यहाँ से बस्य के गुण मिलाने पड़ेंगे,
फिर वर्ण, वस्य, तारा, यौन, ग्रह मैत्री, गण, भकुट, ये 8 कूटों को अलग अलग करके मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आज हम अलग अलग करके मिला के देखते हैं कि 25 गुण आ रहे हैं या कम ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमने हटा दिया, 25 ऊपर लिख लिया है ना। तो हमें सबसे पहले क्या मिलाना है इनका, पहले हमें मिलाना है वर्ण, फिर मिलाना है वस्य, क्रमशः इनके ऐसे गुण भी होते हैं। तीसरे नंबर पे तारा, योनि, फिर ग्रह मैत्री, फिर गण, फिर भकूट और नाड़ी। ठीक है, ये 8 चीजें वर कन्या की मिलाई जाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कन्या की 8 चीजों को लिख लेंगे। वर्ण क्या है, तो पिंकी वाले कॉलम में आप देख लेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है वो लिख जाएगा। टेटो पपी, वर्ण क्या है, वैश्य वर्ण हो गया। कन्या राशि है ना, तो क्या वर्ण हो गया, वैश्य। वस्य क्या हो गया, नर। और योनि क्या है, टेटो पपी, योनि है गौ। अभी हमने तारा का कॉलम छोड़ दिया है। ग्रह मैत्री में स्वामी कौन है, राशि का स्वामी बुध। गण क्या है, मनुष्य। और नाड़ी क्या है, आदि। और भकूट में क्या लिखा जाता है, राशि का नाम, कन्या। ठीक, अभी एक जगह खाली है तारा वाली। इसी प्रकार से हम वर के लिखेंगे। इधर ये कन्या के हो गए, यहां लिखेंगे हम वर के। तो वर के ओ बा बीबू रोहिणी। तो सबसे पहले इसका भी वर्ण क्या हो गया, वृष राशि वैश्य वर्ण है। वस्य क्या है, इसका चतुष्पद वस्य है। इसकी योनि क्या है, गज। योनि क्या है, गज। स्वामी कौन है, शुक्र। गण क्या है, ओबा बीबू। योनि सर्प है, योनि गज नहीं बल्कि सर्प है। ठीक, और स्वामी शुक्र, और गण है मनुष्य, और नाड़ी है अंत्य, और राशि क्या है, वृष। अब क्या रह गया, तारा रह गया। तो तारा के लिए एक गणित इसमें दिया गया है। आप यहां तारा विचार का सूत्र इसमें दिया है या नहीं, चार्ट तो दे दिया है, परंतु अरे इसमें देखो, चार्ट तो इन्होंने दे दिया है, परंतु तारा के गुण कैसे प्राप्त होंगे ये यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है। इसको लिखना चाहिए। ये तारा के गुण कैसे मिलान करेंगे, तो ये तारा ऐसे प्राप्त होती है कि कन्या के नक्षत्र के वर्ग के नक्षत्र तक गिनो। उत्तरा फाल्गुनी से रोहिणी तक गिनिए। उत्तरा फाल्गुनी हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वषाढ़ा, उत्तरषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। 12, 8, 20। कितनी हुआ, कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनने पर क्या संख्या प्राप्त हुई, 20। इसमें 9 का भाग दे दो, तो 9 दूनी 18। शेष कितने बचे, 2। तो कन्या की तारा कितनी मानी जाएगी, 2। ये जो शेष बचता है ना, ये तारा होती है। अब वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने तो वो संख्या आवेगी 9। 9 में 9 का भाग एक बार गया, 0 बचा, 0 अथवा 9। तो यहां वर की तारा कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, इस प्रकार से तारा के गुण निकाल लेते हैं। कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन के 9 का भाग दो, जो शेष बचे वो कन्या की तारा, और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनो, और गिनने के बाद 9 का भाग दो, जो शेष बचे वो वर की तारा कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर अष्टकूट के चार्ट दिए गए हैं।
इनको यहाँ से अब को हमको मिलाना है कि दोनों का वैश्य वर्ण हो, वर भी वैश्य वर्ण हो, कन्या भी वैश्य वर्ण। कितना गुण मिलेगा? एक गुण मिलेगा। बस में आइए, कन्या है नर और वर है चतुष्पद। कन्या है नर और वर है चतुष्पद, तो 1 गुण इसका मिल रहा है। अब आ जाइए 3 नंबर तारा में। कन्या की तारा 2 और वर की तारा 9। कितना लिखा हुआ है? 2 के सामने 9 के नीचे 3। तारा के गुण कितने मिले? 3। अब योनि का मिलान करिए। गौ और सर्प, गौ के सामने और सर्प के नीचे लिखा हुआ है 1। योनि के गुण कितने मिले? 1। अब आ जाइए ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री गुण बुध और शुक्र में कितने मिल रहे हैं? 5। ग्रह मैत्री के कितने मिले? 5। दोनों का गण 1 है, इसलिए मिलेंगे गण के 6। गण का चक्र भी दिया होगा, कहाँ है? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, ये यहाँ दिया हुआ है गण का, ठीक है। और इसके बाद राशि कूट का यहाँ दिया हुआ है। राशि कूट में क्या है? कन्या और वृष। कन्या के सामने और वृष के नीचे। कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, 9 भी हो गई, तो नव पंचम दोष आ गया। कन्या वृष में क्या आ गया? नव पंचम दोष। भकूट के गुण कितने हो गए? 0। और नाड़ी दोनों की अलग अलग है, तो नाड़ी चक्र में जब हम मिलाएंगे तो कितना गुण मिलेगा? 8। इसको आप जोड़िए, 1 और 1 2, 3 2 5, 1 6, 6 5 11, 11 6 17 और 17 8 25। आ गया? कितने इन्होंने गुण मिलाए थे? 25। और हमने मिलाए तो हमको भी 25 प्राप्त हुए। लेकिन इस सारणी में एक चीज हमको नहीं पता चल रही थी कि इसमें क्या दोष आ रहा है? भकूट दोष आ रहा है, नव पंचम दोष आ रहा है। इस प्रकार से अलग अलग गुण मिलाए तो हमको क्या पता चल गया कि इसमें कौन सा दोष है। अब उस दोष का हम पर्याय ढूंढ सकते हैं। वैसे तो गुण 25 हैं, तो हमें पर्याय की आवश्यकता नहीं है। नाड़ी दोष न हो तो हम 18 से गुण ऊपर हो तो विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस पृष्ठ से ये सब आपको, यानी आपने क्या कर दिया? गुण मिलान आपने कर लिया, ठीक है। आपका नक्षत्र मेलापक हो गया। अब आपको करना है ग्रह मेलापक। तो ग्रह मेलापक तभी हो सकता है जब दोनों की कुंडलियां हों, और भाव मेलापक भी तभी हो सकता है जब दोनों की कुंडलियां हों। दोनों की कुंडली होंगी तो नक्षत्र मेलापक के अलावा 2 और जो मेलापक है वो किए जा सकते हैं। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो केवल नक्षत्र मेलापक ही नाम से किया जाएगा। नक्षत्र मेलापक के बाद हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हाँ, इस कन्या का विवाह इस वर के साथ किया जा सकता है, क्योंकि गुण संख्या 25 और दोष भी कोई विशेष नहीं है। नवपंचम दोष है। नवपंचम दोष 2 प्रकार का होता है, शुभ नवपंचम और अशुभ नवपंचम। तो यहाँ पर शुभ नवपंचम दोष आ रहा है, इसलिए इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा और इस विवाह की अनुमति दे दी जाएगी। जब आप निर्णय कर देंगे कि हाँ, ये वर कन्या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, तो कन्या का पिता आपसे ये पूछेगा कि यह विवाह कब बनता है। ये विवाह कब बनता है? तो कब के लिए, यानी विवाह की तारीख निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का त्रिबल शुद्धि देखनी पड़ेगी कि किस तारीख में, किस महीने में, किस वर्ष में दोनों के लिए त्रिबल शुद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वश्य वर्ण वाला गुण है ना, ऊपर लिखा हुआ है गुरु सूर्य बल विचार, कि कन्या के विवाह तथा विप्र कुमार के उपनयन में गुरु का बल देखा जाता है, यानी कि कन्या के लिए बृहस्पति की शुद्धि देखना आवश्यक है। और कुमार के विवाह और उपनयन में सूर्य बल देखा जाता है, यानी किसी लड़के का विवाह हो रहा है या जनेऊ संस्कार हो रहा है तो उसके लिए सूर्य बल विशेष देखा जाता है। तो और चंद्रमा तो अन्य सभी कार्यों में देखा जाता है। तो ये निर्णय हो गया कि कन्या का चंद्रमा और गुरु सही होना चाहिए, गुरु की शुद्धि हो और चंद्रमा की शुद्धि हो। और वर के लिए सूर्य की शुद्धि हो और चंद्र की शुद्धि हो। जिस तारीख में
ये तीनों ग्रह, चंद्रमा दोनों का सही होना चाहिए, गुरु लड़की का सही होना चाहिए और सूर्य लड़के का सही। जिस दिन ये तीनों ग्रह सही होंगे उसी दिन इनका विवाह किया जाएगा। तो इनको शुद्ध है कि नहीं कैसे देखेंगे? तब ये यहां दे दिया, विवाह में रवि चंद्र गुरु शुद्धि चक्र के। लड़के का नाम क्या है? विनोद। तो विनोद नाम से सूर्य कौन सा हो रहा है? अभी कुंभ के सूर्य चल रहे हैं, तो कुंभ के सूर्य विनोद यानी वृष राशि से गणना करिए तो क्या बैठेंगे? 10वें बैठेंगे। यानी 10वें सूर्य कैसे हैं? 3, 6, 10, 11वें सूर्य कैसे हैं? शुभ स्थान में, यानी सूर्य की शुद्धि है। ठीक है, सूर्य की शुद्धि यहां पर प्राप्त हो रही है। और अभी बृहस्पति किस पे चल रहे हैं? मिथुन पर। तो कन्या के लिए गुरु कौन से होंगे? तो उसकी कन्या राशि से मिथुन राशि तक गणना करेंगे। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। 10वें क्या हो रहे हैं? 10वें बृहस्पति हो रहे हैं। तो 10वें बृहस्पति कैसे हैं? लिख रहे हैं कि पूज्य स्थान है। बृहस्पति कैसे हैं? पूज्य हैं, यानी विवाह तो कर सकते हैं पर इसमें बृहस्पति की पूजा करना पड़ेगा। अब सूर्य के द्वारा तो 1 महीना तय हो गया हमने कि भाई फाल्गुन के महीने में विवाह बन रहा है, क्योंकि सूर्य एक राशि पर 1 महीना चलते हैं। और गुरु के द्वारा पूरा वर्ष निर्णय हो जाता है कि इस वर्ष विवाह बनेगा अथवा नहीं बनेगा, क्योंकि लगभग गुरु क्या करते हैं? 1 वर्ष 1 राशि में रहेंगे। तो पहले हम वर्ष का निर्णय करें, उसके बाद महीने का निर्णय करें, इसके बाद तारीख चंद्रमा से निर्णय होगी कि चंद्रमा उनका सही है अथवा नहीं है। अभी जो फुलेरा दोज के विवाह है संभवतः वह मीन राशि के चंद्रमा में होंगे। तो मीन राशि का चंद्रमा यदि है तो विनोद के लिए कौन सा हो गया? 11वां हो गया। और कन्या के लिए कौन सा हो गया? 7वां हो गया। यानी फुलेरा दोज का जो विवाह था तो दोनों का चंद्रमा सही, सूर्य सही और गुरु की पूजा करके इस तारीख में विवाह किया जा सकता है। तारीख निश्चय हो गया। तो तारीख निश्चय होने के बाद सामने वाला पूछा है कि कितने बजे करना है, क्योंकि आपने तो तारीख का मतलब 24 घंटे निकाल के दे दिए कि ये शुक्रवार के दिन में और रात्रि में कभी भी आप विवाह करें। तो विवाह की तो एक शुद्ध लग्न होती है, तो वो लग्न आपको पंचांग से देख के विचार करना पड़ेगा कि पंचांग में उस तारीख में कौन कौन से लग्न दिए गए हैं। इसमें हमने बताया था पंचांगों में जो लग्न दिए हैं उनका देख लेना है समय, चंद्रमा गुरु मिलाकर के सूर्य और लग्न का समय बता देना है। लग्न सारणी पंचांग में नीचे दी गई है, ये देखिए यहां पर ये लग्नों का समय दिया गया है। अपने स्थान का लग्न परिवर्तन कर लेंगे और विवाह मुहूर्त ये लिखे हुए हैं इधर कोने में, कौन कौन सी लगन आ रही हैं, कितने बजे आवेगी वो लगन आपको यहाँ देख लेना, बता देना है। इस प्रकार से हम विवाह की तारीख निकाल सकते हैं। ठीक है, लग्न शुद्धि की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, इसलिए पंचांग में दी हुई लग्न को ही ग्रहण करें, क्योंकि अलग से लग्न शुद्धि निकालने का मतलब है पूरा 10-15 दिन आपके सीखने में ही चले जाएंगे कि पंचांग वाले कैसे विवाह में लग्न शुद्धि करते हैं। ठीक है, कितने गुण ले लिए जाएं? तारीख निकल के आ गई, लग्न का समय आ गया, विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेलापक द्वारा प्राप्त वर कन्या के गुणों का योग 16 से कम होने पर अशुभ। यह राजमार्तंड का मत है कि 16 से कम ग्रहण नहीं करना है। 16 तक कैसे होते हैं? निंद्य होते हैं। और 20 तक कैसे होते हैं? मध्यम। और 20 से आगे या 25 तक उत्तम। ठीक है,
25 तक कैसे होते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि 16 तक अशुभ, 16 से कम में विवाह नहीं करना चाहिए, 20 तक मध्यम और 30 तक उत्तम, और इसके बाद और उत्तम उत्तम होते जाते हैं। अन्य मत के अनुसार, एक मत तो ये हो गया, एक मत ये कह रहा है कि 20 से न्यून प्राप्त गुण निंद्य हैं, दूसरा मत है कि 20 से कम निंद्य हैं, और 25 तक मध्यम और 30 तक उत्तम। एक मत ये है, एक मत ये कहता है कि 18 से कम क्या होते हैं, निंद्य, ठीक, और 18 से 20 तक क्या कहते हैं, वो मध्यम है, और 20 से ऊपर हो जाए तो उत्तम है। तो इसमें कई मत हैं, आपके क्षेत्र में जो मत चलता हो उसको आप ले सकते हैं। मुख्य बात ध्यान करने की ये है कि चाहे आप गुण 18 लें, चाहे 20 लें, चाहे 25 लें, कुछ भी लें, परंतु नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। 18 से अधिक गुण हो जाने पर विवाह शुभ और करणीय हो जाता है, किंतु साथ ही गुण विचार आवश्यक है। अन्य विशेष, वर कन्या की एक राशि और नक्षत्र अलग अलग होने पर दोनों के चतुर्थ चरण हो तो अति शुभ हो जाता है। एक राशि अलग अलग नक्षत्र होने पर एक राशि का कारण उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए, और कुछ विवाह संबंधी बातें यहाँ पर जरूरी दी गई हैं। समान गोत्र प्रवर में विवाह से महापातक लगता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र का नियम है कि यदि आपने अपने ही गोत्र में, अपने ही प्रवर में विवाह कर लिया तो वह कन्या आपके लिए माता के समान मानी जाती है, उसका फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, आप वर्ण संकर यानी चांडाल माने जाएंगे। तो विवाह में गुण मिलान से भी पहले क्या मिलाया जाता है, गोत्र प्रवर मिलाया जाता है। तो वो मिलान करने के बाद ज्योतिषी मिलान तो सबसे बाद में होता है। ये नहीं कि ज्योतिष मिल रहा है और गोत्र मिल नहीं रहा, पहले गोत्र का मिलान आवश्यक है, ज्योतिषी मिलान से भी ज्यादा। समान गोत्र प्रवर में विवाह और गमन से उत्पन्न ब्राह्मण जातक भी शूद्र होता है और 7 पीढ़ी तक विवाह वर्जित हो जाता है, चांडाल हो गया, फिर उसमें विवाह नहीं हो सकता। अन्य मत, समान गोत्र प्रवर और माता के गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुलों में उत्पन्न कन्या बहन के समान होती है। पतित स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मणी और शूद्र से उत्पन्न तथा समान गोत्र प्रवर से पुरुष स्त्री के उत्पन्न जातक भी शूद्र माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, गोत्र प्रवर को बहुत सावधानी से देखें, इसके लिए बताया गया है। समान क्रियादि विचार, एक माता से उत्पन्न पुत्र पुत्री का एक संवत्सर में समान क्रिया नहीं करनी चाहिए। एक ही वर्ष में भाई बहन का विवाह संस्कार और कोई भी संस्कार एक ही वर्ष में नहीं करना चाहिए। अगर 2 माताएं हो, पिता एक हो तो संभव है, कह रहे हैं कि मात्र भेद से संभव है। आगे कह रहे हैं कि कन्या के भाई का वर की बहन से भी विवाह न करें। ये नहीं है कि हमने आपकी बहन, आपके भाई को अपनी बहन दे दी और आप हमको, ऐसा भी नहीं करना है। पुत्र के विवाह के बाद 6 मास तक पुत्री का विवाह निषेध है। पहले तो कह रहे थे कि 1 वर्ष तक निषेध है, और दूसरा विकल्प ये दे रहे कि 6 महीने तक तो होना ही नहीं चाहिए सगे भाई बहन का विवाह। परंतु कह रहे हैं कि संवत्सर के परिवर्तन से 6 मास के भीतर भी विवाह शुभ है। जैसे अभी भाई का विवाह हो जाए फाल्गुन में और वैशाख मास में बहन का हो जाए, तो बीच में क्या हो गया, ये वर्ष अलग और वो वर्ष अलग हो जाएगा। कन्या के विवाह पश्चात पुत्र का विवाह श्रेष्ठ है, यानी वर कन्या दोनों विवाह के योग्य हों तो पहले कन्या का विवाह करना चाहिए, उसके बाद पुत्र का विवाह करना चाहिए। 2 सहोदर कन्याओं का 2 सहोदर भाइयों से विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही माता पिता के वर कन्या हो तो नहीं करना चाहिए। 2 सहोदर भाइयों का बहनों का विवाह 6 मास के भीतर भी निषिद्ध है।
दोनों भाई बहनों का 6 मास के भीतर में भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी है धर्मशास्त्र संबंध सावधानियां हैं जिनको हम लोग समाज में पहले बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब लोग कुछ इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। अब अष्टकूट परिहार, गुण मिलाते समय आपको कोई दोष प्राप्त हुए हैं तो उन दोषों का कुछ परिहार हो जाता है, तो वो दोष हट जाते हैं और उनकी गुण संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं बस्य बैर यानी बस्य के गुण नहीं मिल रहे हों, योनि बैर योनि का गुण नहीं मिल रहा हो, गण बैर निदूर और अन्य कूट संबंधित समस्त दोष ग्रह मैत्री के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यानी केवल नाड़ी दोष को छोड़ करके सभी दोष ग्रह मैत्री से नष्ट हो जाते हैं। बृहद ज्योतिषार्य का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न वर्ग वर्णो न गणो न योनि दुर्द्वादशो नैव षष्ठ केवा तारा विरुद्धे नवपंचमेवा राशि मैत्री सुबधो विवाह। आगे बता रहे हैं कि वर्ण वस्य गण योनि बकूट इत्यादि समस्त दोष ग्रह मैत्री के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। उसी श्लोक की हिंदी लिखी है। आगे कह रहे हैं नंबर 2 में कि वर्ण वस्य गण योनि बकूट इत्यादि समस्त मेलापक संबंधी दोष ग्रह मैत्री रहने पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही दूसरा भी श्लोक है, वर्ण वैरम वर्ग वैरम गण वैरम नदूरकम दुष्टकूट फलम सर्वम ग्रह मैत्रेण नश्यति। ठीक है, तो ग्रह मैत्री से ये नाड़ी को छोड़ के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि सद भकूट योनि शुद्धि और ग्रह मैत्री में से एक भी प्राप्त हो तो कन्या के राक्षस गण जनित दोष समाप्त हो जाता है। यानी विपरीत गण में विवाह नहीं करना चाहिए कि कन्या राक्षस गण की हो वर देवगण का हो तो कले ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन यदि भकूट शुद्धि हो योनि शुद्धि हो ग्रह मैत्री हो तो गण का दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 4, राशिसों में यानी राशि के दोनों के स्वामी या दोनों के नवमांश स्वामियों में मित्रता हो तो गणादि दोष होने पर भी विवाह सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। यानी गृह मैत्री अथवा नवांश मैत्री ये 2 चीज होने पर नाड़ी को छोड़ करके सभी दोष दूर हो जाते हैं। अब जब सभी दोष दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो जो दोष आपके में लगे थे वो दोष दूर हो गए। जैसे अभी हमने इसमें जो मिलाया था तो उसमें भकूट दोष लगा था, परंतु ग्रह मैत्री होने के कारण क्या होगा, वो भकूट दोष हट जाएगा। जब भकूट दोष हटेगा तो भकूट के टोटल गुण कितने होते हैं 7, तो 7 के आधे गुण 3.5 गुण इसमें जुड़ जाएंगे, तो 25 प्लस 3.5 कितना हो गया 28.5। विनोद और पिंकी के मिलान के शुद्ध यदि गुण देखे जाएं तो कितने माने जाएंगे 28.5। क्यों? क्योंकि बकूट दोष का परिहार हो रहा है ग्रह मैत्री के द्वारा। तो ये आपका आज पेज नंबर 6 पूरा हो गया। और कुछ ऊपर भी लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में देखें, नाड़ी परिहार दुर्द्वादश दोष में तांबे का दान करना चाहिए। ये जो भकूट दोष होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। भकूट दोष 3 प्रकार का होता है। भकूट माने भ माने राशि, इसी का दूसरा नाम क्या है राशिकूट, मतलब परस्पर राशियों की गणना। वर की राशि से कन्या की राशि, कन्या की राशि से वर की राशि गिनने पर यदि कैसी है दूसरी और 12वीं तो इसको क्या कहते हैं दुर्द्वादश, और 9वीं और 5वीं होती है तो उसको क्या कहते हैं नवपंचम, और 6वीं 8वीं होती है तो क्या कहते हैं षष्ठ। ये बकूट में राशि कूट में 3 दोष होते हैं और तीनों ही 2-2 प्रकार के होते हैं। तीनों ही दोष 2-2 प्रकार के होते हैं, शुभ दुर्द्वादश और अशुभ दुर्द्वादश, शुभ नवपंचम और अशुभ नवपंचम, शुभ षष्ठक और अशुभ षष्ठक। सीधी सी सरल पहचान ये है कि जहां पर भकूट दोष हो परंतु ग्रह मैत्री हो तो वही भकूट क्या हो जाता है शुभता में परिणत हो जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि फिर भी वह भकूट दोष शांत नहीं हो रहा है, उसका परिहार नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है, दुर्द्वादश में तांबे का दान और षष्ठक में गाय बैल का दान करने से, और नवपंचम में क्या है चांदी का दान।
तथा नाड़ी दोष या किसी भी प्रकार का अन्य दोष हो तो गौदान और स्वर्ण दान करके विवाह किया जा सकता है, भले ही आपके अष्टकूट गुण नहीं भी मिल रहे हो तो भी। दानम दुर्गति नाशनम, सोने का दान और गाय का दान सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है। तो ये आपका पूरा पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ के संबंध में किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपना प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। श्री राधे।